ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪੜ ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਈਕਲ ਕਰਿਆ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਉਂਡ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਯਾਰ अच्छा जी, ये ओरिएंट स्टोर वाला सवाल समझ आ गया था। बोलो 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 यार, वो बुक ले आ, बुक किधर है, कॉपी। तो कल मैंने आपको कोई सवाल दिया था, नहीं दिया था? ऐसा कैसे हो सकता, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये सवाल कर लिया मैं हाइड्रा वाला। ये डेल्टा वाला भी कर लिया था।
हाँ जी, ये मैं बुक है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप में अवेलेबल होगी। ठीक है, ये आप अवेलेबल होगी, आपको टेंशन नहीं। फिर हमने कौन सा सवाल किया था आखिरी? ओरिएंट, उसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। बास्केटबॉल भी कर लिया। अच्छा चलिए बच्चों, एक सवाल और है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बाइफरकेशन। ये सवाल आया था 14 नंबर का। कितने नंबर का सवाल आया था? 14 नंबर का सवाल आया। Solvent Limited has two divisions. Solvent Limited has two divisions, each of which makes a different product. दो फैक्ट्री हैं और हर फैक्ट्री अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। क्या ये बात समझ आ रही है? द बजट डाटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। सेल्स कितनी करनी है हमने? आवाज नहीं आई। 200 मिलियन किसकी? ए की। और 150 मिलियन प्रोडक्ट बी। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 45 मिलियन ए पे, 30 मिलियन बी पे। एफ एच 60 मिलियन ए पे, 45 बी पे। प्राइस पर यूनिट 35 ये, सॉरी, ये लेबर है, ये एफ एच है। ठीक हो गया, 35-15। प्राइस पर यूनिट क्या है बच्चों? ये 20 रुपए है और ये 25 रुपए। प्राइस बता दी उसने। अब प्राइस बता दी है, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। कौन समझ आ गया? डिटेल इफेक्टिव ओवरहेड आर एज फॉलो। प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इन ए रेंटेड वेयर हाउस हुज रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ। अब बच्चों मसला ये है कि इसके अंदर हो सकता है फिक्स भी हो और वेरिएबल भी हो। एफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स और वेरिएबल दोनों का सम होते हैं। ये तो वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा। मसला एफ का, एफ में फिक्स भी होगा और वेरिएबल भी होगा। अच्छा वो बता रहा है। अब ये जो रेंट की बात हो रही है बच्चों, रेंट किसके अंदर होगा? रेंट किसके अंदर होगा? एफ के अंदर ही होगा ना, लेबर के अंदर तो नहीं होगा, मटेरियल के अंदर तो नहीं ना होगा। ठीक हो गया। अच्छा 0.25 मिलियन पर मंथ है। और ये बात किसकी हो रही है बच्चों? ए की बात हो रही है। ऐसी है। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशन। प्रोडक्ट बी क्या कहता है वो? स्पेशल कंडीशन में स्टोर करना पड़ता है, हम हमेशा नहीं करते। मतलब गर्मियों के महीने आएंगे तो स्टोर कर लेंगे, सर्दियों के महीने आएंगे तो नहीं करेंगे। इट इज स्टोर्ड इन a थर्ड पार्टी warehouse and the company has to pay rent on the basis of space utilized। ये क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है? ये वेरिएबल है। मतलब ये ऐसा रेंट है जिसके बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? दोबारा पढ़ के देख। ठीक हो गया। द रेंट हैज बीन बजटेड एट 0.12 मिलियन पर मंथ। अच्छा ये पेमेंट कर रहा है, ये बजट सोचा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर देखो 0.12 मिलियन पर मंथ दे तो रहा है तो ये तो फिक्स हो गया। यहां से ये नहीं पता चलता कि ये फिक्स हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो पॉइंट ये है कि भाई हम पे करेंगे जब हमें स्पेस की जरूरत होगी, जब स्पेस की जरूरत नहीं होगी तो पे नहीं करेंगे। यहां से बात समझ आती है कि ये वाला रेंट क्या है, वेरिएबल। और हाँ, तो थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करके तुम ये सही हिसाब लगा ही सकते हैं ना कि कितने के यूनिट हमें रखवाने पड़ेंगे। तो बोलो तो सही, कितने यूनिट रखवाने पड़ेंगे, ये बात समझ आ ही सकती है। तो उसके ऊपर हम कितना पे करेंगे, 0.12। तो 0.12 मिलियन बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये पॉइंट समझ आ गया सब? अगला पॉइंट, इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर किसके अंदर होगी बच्चों? इनडायरेक्ट लेबर भी इसके अंदर ही है। एफओएस के अंदर इनडायरेक्ट लेबर होती है। इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। क्या आपको डायरेक्ट लेबर दी हुई है, उसका 20% लेंगे तो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। और लेकिन वो किसके अंदर है, वो एफओएस के अंदर। डायरेक्ट लेबर का 20% लेंगे, इनडायरेक्ट लेबर आएगी, लेकिन वो है किसके अंदर? तो यहां तक की बात समझ 70% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड। अच्छा, उसके अंदर भी उसने बता दिया कि उसके अंदर 70% क्या है, फिक्स, और बाकी 30% क्या है। तो यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अब किसका, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये पॉइंट नंबर 2 डिटेल से हजम करो क्या क्या। जो 20% है उसके अंदर 70% फिक्स है। हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ 20% किसका लेना है, करेक्ट। कितना है? 12 12 आएगा। अब 12 मिलियन का क्या करना है, 70 लादा और 30 लादा, करो जरा लादा लादा। 8.4 फिक्स है, 70% है। 3.6 8.4 मिलियन फिक्स है, फिक्स, और 3.6 वेरिएबल। 3.6 मिलियन वेरिएबल। यहाँ तक की बात लगी बच्चों? पॉइंट नंबर 3, depreciation for assets pertaining to product A and B is 6 million and 2 million respectively। क्या मतलब है जी? डेप्रिसिएशन बता दिया, ये फिक्स है कि वेरिएबल है? ये तो सीधे सीधे फिक्स है। 80% of the cost of electricity and fuel varies in accordance with the production in units and the total cost has been budgeted at 4 million। ये क्या कह रहा है? टोटल कॉस्ट कितनी है, 4 मिलियन। उसका क्या करेंगे, 80% लेंगे, क्या आएगा, फिक्स के वेरिएबल। प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल कितना है बच्चों, 3.2, और फिक्स कितना है, 0.8। अब सोच समय के जवाब देना। ये जो 4 मिलियन कॉस्ट है, ये हर एक फैक्ट्री की अलग अलग है। सोचो 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 सोचो, देखो ना उसने ऊपर कहा है, जरा ध्यान से पढ़ो। 2 डिवीजन है, मतलब 2 फैक्ट्रियां अलग अलग। तो क्या ये जो 4 मिलियन है, ये हर फैक्ट्री का 4-4 मिलियन है? पढ़ो जरा। दोनों का 4 है, पढ़ लो शाबाश। आवाज नहीं आई। दोनों का मिला के 4 है या दोनों में हर किसी का 4-4 है? अब बच्चों, क्या आई कैप के एग्जामिनर को स्पेलिंग नहीं आते थे ईच के? तो लिख सकता था ना, या उसको मौत पड़ती थी? क्या उसने ईच लिखा है? लेकिन क्या उसने टोटल लिखा है? टोटल के उसको स्पेलिंग आते थे, ईच के नहीं आते थे। हैं? टोटल 4 मिलियन का मतलब क्या है? अब क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये 35 मिलियन और 15 मिलियन मिलाएं तो कितना बनता है, 50। 50 के अंदर 4 है, या 35 के अंदर अलग 4 है और 15 के अंदर अलग 4 है? इसका मतलब है फिर उस 4 के टोटे होने चाहिए ए और बी के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि ए के खर्चे अलग बताए गए हैं और बी के खर्चे, लेकिन 4 वाले खर्चे टोटल बता दिए। नहीं समझे, नहीं समझे। अब उस 4 में से वेरिएबल खर्चे कितने हैं, 3 इशारिया
तो इस 3/2 के भी टोटे होने हैं। कैसे? ये 3/2 खर्चा किस किस चीज का है? ए और बी दोनों का मिला के है। तो क्या दोनों में 1.6 कर लें? क्या करें? 425 वो कहाँ से आया? बोलो 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 बोलो। अब 3.2 वेरिएबल है, ए का 1.6 और बी का 1.6 करें या क्या करें? ओवरहेड की बेस पे। क्या उसने ये बात की है? पढ़ो जरा, पढ़ो, शाबाश। किसके बेस पे करेंगे? प्रोडक्शन की बेस पे करेंगे। तो पहले प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। सोचो 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 सोचो, क्या निकालनी पड़ेगी? प्रोडक्शन की बेस पे बचे 3.2 के टोटे होने हैं। बात में लगी है? ये बात कहाँ लिखी है? और बोलो तो सही। ये लिखी हुई है। ऐसी है। लेकिन आप कह रहे नहीं, एफ की बेस पे। आई क्या कुछ कहना चाह रहा है, तो उसी को समझ दे फिर। तो फिर कहते हो सवाल शुरू कितों करिए? और पहले समझ तो लो। समझा ही नहीं तो शुरू तुसी कितों करना? और समझ आइए सबको? ऑल अदर ओवरहेड्स आर, इसका मतलब है उसने आपको सारी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दे दी है, फिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी। सोचो 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 सोचो। उसने कहा बाकी जो कुछ भी पीछे बच गया वो क्या है? फिक्स। इसका मतलब फिर यही है ना, सारी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दे दी है, बाकी कुछ पीछे वेरिएबल रह नहीं गया जो उसने ना बताया हो। क्योंकि कहता है बाकी जो कुछ भी है वो क्या है? तो इसका मतलब है किसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है? ऊपर वाले 4 पॉइंटों में किसकी बात हो चुकी है? किसकी रहती है? तो क्या चीज फिर निकालेंगे? फिक्स निकालेंगे या वेरिएबल? पहले वेरिएबल निकालेंगे। क्यों? है? ठीक है जी। निकालना क्या है? कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स अज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड रिमेन द सेम एज हैज बीन बजटेड। ब्रेक इवन सेल्स निकालनी। क्या निकालनी? ब्रेक इवन सेल्स। सवाल है ब्रेक इवन, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम इस सवाल में करना क्या है? एफ के टोटे करने। पूरे सवाल में है ये चीज, पीछे और कख भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग की चीज की बननी है। एफ में से फिक्स वाले कौन कौन से हैं और वेरिएबल वाले कौन कौन से? यहाँ तक की बात में लगी बच्ची? और बोलो तो सही। वो जो फार्मूला तो वो लिखेंगे जो आता है हमें। क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। ये पर बैच क्यों आया? दो प्रोडक्ट अगर एक होता तो पर यूनिट आया। ठीक हो गई? अच्छा जी। अब हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता और कंट्रीब्यूशन पर बैच भी नहीं पता, वो हम वर्किंग में जाके कर लेंगे। ओके। अब ये आपकी मेन वर्किंग है, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्या बच्चों सवाल में उसने आपको टोटल ओवरहेड दिए हुए हैं ए और बी के दोनों के? कितने कितने? 35 और 15 लिख लो, शाबाश। 3 कॉलम बनाएंगे, ए का कॉलम, बी का कॉलम और टोटल का कॉलम बनाए देना।
हाँ जी, टोटल ओवरहेड लिख दिया बच्चों। अब रेंट की बात करते हैं सबसे पहले उसने यहाँ पे रेंट की बात की थी, याद है ना? पॉइंट नंबर 1 में किसकी बात हुई थी? रेंट में से कौन सा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है? अब हमने टोटल में से पहले वेरिएबल माइनस करना है कि फिक्स माइनस करना है? वेरिएबल। वेरिएबल माइनस करेंगे, फिक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो किसका रेंट माइनस करेंगे, किसका नहीं करेंगे? है ए का नहीं करेंगे, बी का करेंगे। क्यों? ए का तो फिक्स है, वो तो ऑटोमेटिकली जब नीचे आप आंसर निकालेंगे वो उसके अंदर शामिल होगा। नहीं समझ रहे? बी का वेरिएबल है। अब बी का कैसे निकालेंगे? 0.12 उसने बताया, 0.12 क्या बताया उसने? लेकिन ये पर मंथ है, ऐसी है। ये जो डाटा दिया गया वो किसका दिया गया? नजर नहीं आया? साल का। तो 0.12 को क्या करेंगे बच्चों? 12 से मल्टीप्लाई। समझ आ गई? अगली बात है बच्चों इंटरेक्ट लेबर की, वो आपने पढ़ी हुई है, वो आप अगर इस्तेमाल करें मुझे बताएं कि पॉइंट नंबर 2 पढ़े शाबाश, और मुझे बताएं ए के अंदर इंटरेक्ट लेबर कितनी है और बी के अंदर कितनी है, फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। आपने सिर्फ वेरिएबल निकालनी है, फिक्स नहीं निकालनी। हाँ जी, रेंट लेबर कितनी आती है? 50,000 शाबाश। 3.6 और 2.7, ए में 3.6 है बच्चों और बी में 2.7। तो समझ आइए, 60 मिलियन का 20% इंटू 30%, फिर 45 मिलियन का 20% इंटू 30%। ये 30% क्यों लिया हमने, 70% क्यों नहीं लिया? 70% तो फिक्स है, 70% ऑलरेडी इसके अंदर शामिल होगा, हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल में से सिर्फ वेरिएबल निकालेंगे, ऑटोमेटिकली फिक्स आ जाएंगे। इंटरेक्ट लेवल वाला पॉइंट समझ आ गया बच्चों? ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट था, ऐसी है। अब बोलो तो सही। अब तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिया आपने कि नहीं? तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों।
डेप्रिसिएशन फॉर एसेट्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी इज 6 मिलियन 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बोला क्यों? हम तो वेरिएबल निकाल लें, जो पीछे आंसर बचेगा उसमें डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली होगी, हमें निकालने की जरूरत है, हमें सिर्फ वेरिएबल निकालने की जरूरत। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। ऊपर क्या है? ऊपर टोटल एफर्ट्स, क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे? डेप्रिसिएशन को कौन सा ओवरहेड होता है, तो क्या फिक्स माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है ना, हम तो वेरिएबल माइनस कर रहे हैं ना। तो समझ आ गया? तो तीसरा पॉइंट भी गया। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा था, जरा उर्दू में तर्जमा करो। अब वेरिएबल कितने हैं? अमाउंट तो हमेशा पहले टर्म चुनना गलती करते हैं, तो इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। तो हमेशा पहली टर्म से गलत बोल दो, सोच के सोच के सोच के, शाबाश, है ना। ऐसी माइनस की करना है, फिक्स नहीं, फिक्स माइनस करना है। फिर तो तू 0.8 क्यों कटा? सब पीके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बच्चों? स्यापा क्या है? क्या 3.2 तो टोटल है। आपने कॉलम बनाया ए का और बी का, अब ए में से क्या माइनस करें और बी में से क्या माइनस करें? क्या 3.2 को 2 पे डिवाइड कर लें, तो 1.6 और 1.6 दोनों में से माइनस करें। ये असल स्यापा पॉइंट समझ आया? अब इस 3.2 के टोटे करने, पढ़ो जरा, मुझे बताओ कैसे टोटे करने। यूनिट्स निकाल ले होंगे क्या बच्चों? उसने आपको सेल्स दी है, ये सेल है और ये सेल है, और यूनिट्स निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल प्राइस दी हुई है बच्चों, तो इसको इससे डिवाइड कर देने क्या आ जाएगा? लेकिन ये तो वो है जो बेचे होंगे, उसने बात की प्रोडक्शन की, ये तो वो यूनिट निकलेंगे ना जो बेचे हुए हैं, लेकिन उसने बात किसकी की है? प्रोडक्शन की। अब ये याद रखना बच्चों, क्या इसने पूरे सवाल में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है? तो जितने यूनिट बेचे होंगे उतने ही बनाए होंगे। नहीं समझ आई बात? कल वाला सवाल था जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग था, इस बार हमने किया था जिसमें सेल के यूनिट कुछ और थे और प्रोडक्शन के यूनिट कुछ और थे, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया था। यहाँ पे पूरे सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग की कोई बात नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे कि इतने ही बने होंगे जो जितने बेचे होंगे। तो जरा ए और बी के यूनिट्स निकाल ले शाबाश। प्रोडक्शन कितनी आती है बच्चों? 1 मिलियन के 10 मिलियन? और इसकी 6 मिलियन। तो बच्चों इन दोनों के दरमियान रेशो क्या आ जाएगी? 10:6 समझ आती है? मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? 5:3। इसका मतलब है जो 3.2 मिलियन का खर्चा बिजली का बिल का आया है, क्या वो 50-50 होगा? नहीं। किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? ए का ज्यादा है और बी का क्यों?
ए के यूनिट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है उसका बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, जिसकी प्रोडक्शन कम हुई है उसका बिजली का बिल भी कम आना चाहिए। तो 3.2 मिलियन बच्चों आपका टोटल बिजली का बिल है, वेरिएबल वाला पोर्शन, उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे 3.2 मिलियन के टोटल करने, वो कैसे करें ये आपने सोचना। कैसे? 2 और 1.2, सोचो 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 शाबाश। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया 2 और 1.2 कैसे आया? अता मोहम्मद। हाँ जी 2 और 1.2 कैसे आया, समझ आ गई सबको? कैसे आया बताएं जरा मुझे। 3.2 को किस पे डिवाइड करेंगे? 8 पे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 5 से, तो किसका आंसर आ जाएगा? ए का। और अगर बी का निकालना हो, 3.2 को 8 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये बचपन की बात है। तो बच्चों ये 2 मिलियन यहाँ पे क्यों माइनस हो रहा है, ये बात समझ आ रही है? और ये 1.2 मिलियन यहाँ पे कैसे आई, ये बात समझ आ गई है? टोटल वेरिएबल खर्चा हो जाएगा 3.2 मिलियन, चेक करो। तो क्लियर है? देखो बच्चों 4 मिलियन के लिए 80%, ऐसी है। 4 मिलियन का क्या किया? 80%। 3.2 मिलियन आया, फिर क्या किया? उसको 5/8 से मल्टीप्लाई किया। और समझ आएगी सबको? होंगे बोलो तो सही, माली बहुत हो गया। इको पॉइंट ऑफ खाया बस। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे सारे पॉइंट हमारे खत्म हो गए। उसके बाद पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। इसका मतलब वेरिएबल की जितनी डिस्कशन होनी थी वो हो गई। तो आप टोटल वेरिएबल ओवरहेड निकाल के टोटल ओवरहेड में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे? फिक्स ओवरहेड आ जाएंगे। निकाले जरा शाबाश।
हाँ जी, फिक्स कॉस्ट निकाल, फिक्स कॉस्ट को इकट्ठा करें, फार्मूले में पुट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है बच्चों? 3906000, ऐसी है। चेक करो चेक करो चेक करो, शाबाश। ये उठा के बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे फार्मूले में, 39060 पर बैच। अब बच्चों ध्यान से, क्या आपके पास हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट आ गई है कि नहीं आ गई? हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट है ना, मटेरियल भी है, लेबर भी है, और वेरिएबल ओवरहेड भी है। इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बोलो 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 बोलो, आ जाएगी। तो बच्चों आपको टोटल यूनिट भी दिए गए हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ये हो जाएगी आपकी वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। निकाले जरा, शाबाश। ए और बी की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल। बात ये समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, मटेरियल, लेबर तो वेरिएबल है, इसके अंदर जो वेरिएबल थे वो भी निकाल दिए, तीनों को जमा करेंगे तो क्या रहेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और आपके पास यूनिट्स नहीं है, क्या निकल आएगा? पर यूनिट। ये क्या है? इसमें से माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वर्किंग नंबर 1 में निकल आएगा, वर्किंग नंबर 1 में आपके पास अवेलेबल है।
हाँ भाई, हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर निकल आई है। कितनी निकली है? बताओ बताओ, शाबाश 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 शाबाश। देखो बच्चों, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बच्चों डिवाइड करेंगे 10 मिलियन पे, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। या अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के उसको 10 मिलियन पे डिवाइड करो, 8.94 आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ये निकाला आपने? ज्यादा बेड़ा गर्क करता, शक्ला थोड़ी दस रही। कंट्रीब्यूशन आपका आना चाहिए 8.94 ए के अंदर, ये देख लो बस। मैंने क्या गलती की है? यही आया। और बी का? हाँ भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है। अब बोलो तो सही। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, पर बैच चाहिए, क्योंकि दो प्रोडक्ट है। तो कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालने के लिए आपको सेल्स मिक्स चाहिए। क्या चाहिए? वो भी आपने पूछा, निकाला हुआ है। ये क्या है कि अगर 5 यूनिट ए के सेल होंगे तो 3 बी के सेल होंगे। नहीं समझ लगी? अब बोलो तो सही। अगर 5 यूनिट ए के सेल होंगे तो 3 बी के भी सेल होंगे, यही आपका सेल मिक्स है। तो बच्चों 8.94 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। और 11.61 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। जमा कर लेंगे।
नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 79.53 आ गया सबका? ये 79.53 बच्चों इसके नीचे रख देंगे, फ्रॉम वर्किंग नंबर 2। समझ आ गई? तो यहां से जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? यूनिट्स निकलेंगे, बैचेस निकलेंगे। उन बैचेस से अगर आपको यूनिट चाहिए, सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई करते, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से ए के यूनिट निकलाएंगे, और मल्टीप्लाई होगा 3 से तो बी के यूनिट निकलाएंगे। हाँ भाई, सबसे हो गया जी। यूनिट्स आपके पास आ गए? अगर हम यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा बच्चों? रेवेन्यू भी आ सकता है। निकाला सबने? और ये रेवेन्यू इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, सही है? निकाला आपने? अगर वेरीफाई करना हो कि रेवेन्यू ठीक है कि गलत है, कर सकते हैं किसी तरीके से? क्या करें, क्या करें, क्या करें? ये फार्मूला लगा के देखें क्या रेवेन्यू सेम आता है कि नहीं आता। फिक्स कॉस्ट आपके पास है, आपके पास CS रेशियो पर यूनिट चाहिए, पर बैच चाहिए। ठीक हो गया? अब CS रेशियो पर बैच कैसे निकलेगी? क्या कंट्रीब्यूशन पर बैच है आपके पास? क्या कंट्री सेल प्राइस पर बैच निकाल सकते हैं आप? 20 × 5 जमा 25 × 3, ये पूरे बैच की सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है? तो ऊपर रखेंगे बच्चों कंट्रीब्यूशन पर बैच, नीचे रखेंगे सेल प्राइस पर बैच, वहां से रेशियो निकलेगी, वो क्या निकलती है? 45.4457।
हाँ जी, हो गया सबसे। अच्छा जी, 45.4457। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट को 45.4457 से डिवाइड करें, तो आप चेक कर लें कि आपका रेवेन्यू सेम आता है या नहीं आता। और सही है, तो 7-8 रुपए का फर्क आ रहा होगा मेरा ख्याल। तो 7-8 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है, बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आई? ये राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है बच्चों। ये इतना बड़ा CS रेशियो का आंसर था, हमने थोड़ा सा लिखा। और आपके यहाँ पे बैचेस भी फ्रैक्शन में आ रहे थे यार, इसकी वजह से भी फर्क आ सकता है। समझ आया? तो ये बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल में सबसे टेक्निकल पॉइंट क्या था? ओवर को ले रहा था। और कख नहीं है सवाल में। सवाल समझ आया सबको? तो क्लियर, आगे चले? कोई चीज जो समझ नहीं हो तो पूछ लें। अच्छा जी, उसके बाद है जी अमेरिकानो लिमिटेड। इसमें क्या निकालना थी? प्रिपेयर ए प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। मतलब सदर फाज में उसने ये कहा कि ब्रेक इवन नहीं चाहिए हमें। ब्रेक इवन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। कैसे निकलेगा? आवाज नहीं आई। पढ़ ले, ध्यान में पढ़ ले, की लिखा, पढ़ ले पढ़ ले। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताओ उसने क्या मांगा। यहां से बनेगा फॉर्मेट आप। हाँ जी, क्या कह रहा है? कौन सा यूनिट? अल्फा बीटा। तो CS रेशो कह रहा है। हाँ, वो क्या होता है? हाँ, CS माइनस CS रेशो। हाँ हाँ। इससे तो फॉर्मेट बढ़ गया। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने बनाना क्या है, तो पहला सफर थोड़ा खाली रहना, दूसरे सफर तो जो मर्जी वर्किंग कर दे रहो। सोचो, इस पे जोर दो, वो क्या मांगता है। अच्छा, वाह वाह। किस चीज की? स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे उसमें, अंग्रेजी? पर यूनिट, पर यूनिट। यहाँ पे जो लिखा हुआ ये CS रेशो मांग रहे हैं। वो क्या होता है?
माइनस हो है। हम्म। आ गया फॉर्मूला दिमाग में? ये करना क्या है? अच्छा जी, सवाल पढ़े जरा, शाबाश। पढ़ लिया? पॉइंट नंबर 1 जरा पढ़ें। टोटल सेल ऑफ एएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। ये कौन सा साल है? हमने किस साल की बनानी है? तो ये माजी की बात कर रहा है। और एस्टिमेट टू बी 28 मिलियन। यहां तक की बात में लगी। द करंट सेल प्राइस एंड रेशियो ऑफ सेल्स फॉर ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। अब बच्चों 28 मिलियन कैसे निकला होगा, जरा सोचो। सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। हाँ जी, क्या ये ठीक कह रहा है बंदा? सारे सोचो, सारे सोच लो। हाँ जी, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो 28 मिलियन आ रहेगा? हाँ जी, मारी थी ना चबल। यहाँ पे क्या आना चाहिए? सेल प्राइस पर बैच, और मल्टीप्लाई कैसे होना है? बैचेस से। पड़ेगा ना? बताना होता है सेल प्राइस इन यूनिट्स। हाँ जी, नीचे वाला फार्मूला क्यों लगा, ऊपर वाला क्यों नहीं लगा? 3%। तो मैं कितनी बारी समझाऊँ? तो क्या बच्चों आपको बैचेस की रेशो और सेल प्राइस सब कुछ गिवन है? तो ये इसको सॉल्व करके अगर आपके पास सेल प्राइस पर बैच आ जाए तो आप बैचेस निकाल सकते हैं। निकाले जरा, शाबाश। हाँ भाई, बैचेस निकला है। तो माजी में कितने बैचेस बेचे थे, ये बात समझ आई सबको? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। ये जिस साल की हमने इनकम बनानी है उस साल की बात हो रही है। एल इज इंक्रीजिंग सेल प्राइस बाय 10%। क्या बच्चों ये सेल प्राइस माजी की है कि फ्यूचर की है? अब अगले साल की जो हमने स्टेटमेंट बनानी है उसमें सेल प्राइस ये होंगी जो लिखी हुई 10% इंक्रीज हो जाएंगी। तो तीनों की जरा रिवाइज सेल प्राइस निकाल लें, शाबाश।
हाँ जी, तो बोलो तो सही। तो समझ आई सबको? अच्छा, बताएं जी, नई प्राइस अल्फा की क्या होगी? 80, बीटा की? तो ये बात समझ आई। वो कहता है ये हरकत करने की वजह से क्या होगा? 2%। क्या चीज कम हो जाएगी? शेयर पैसे दो फिटे मत थोड़े। फिर कहते हैं क्रॉस बड़ी सान है। डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी? इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट जो पिछले साल सेल हुए थे वो अगले साल सेल नहीं हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट ए बी सी। ये ए बी सी क्या बोला है? ये क्या है? अल्फा को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए। ए के कितने कंपोनेंट चाहिए? बी के, सी के, बीटा के, गामा के। अच्छा, उसने ये भी बता दिया कि हर कंपोनेंट कितने का मिलेगा मार्केट में। कितने का मिलेगा? क्या मुझे को बता सकता है कि अल्फा पे इस्तेमाल होने वाला टोटल मटेरियल कितने का पड़ेगा? निकाले जरा शाबाश। 450। ये 450 कैसे आया बच्चों? 4 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 60 से, और 5 को 30 से। तो इसका मतलब है अल्फा का 1 यूनिट बनाने में 450 रुपए का मटेरियल लगेगा। क्या ये बात सबको समझ आई है? इस तरह से बच्चों बीटा और गामा भी निकाल लें। 600। और नेक्स्ट? 480। चेक करो, चेक करो, चेक करो। तो पढ़ लिया सबने? अब बच्चों आगे सुने जरा ध्यान से। द सप्लायर्स हैव इन्फॉर्म्ड एएल दैट प्राइस ऑफ कंपोनेंट वुड इंक्रीज बाय 15% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। सप्लायर ने भी झंडी दिखा दी है। सप्लायर क्या कह रहा है? महंगाई हो जाएगी। कब होगी? क्या जनवरी में महंगाई होगी? तो जनवरी फरवरी मार्च में क्या रेट होगा? है? और मुझे बताओ नई प्राइसेस क्या हो जाएंगी? ये 45 नहीं रहेगा अब। 51 पॉइंट। और ये 60। और ये 30। 34.5। उस वक्त मुझे बताएं, 1 अप्रैल के बाद अल्फा बीटा गामा जब बनाएंगे तो कितना कितना मटेरियल लगेगा? फाइव 578।
हाँ, नेक्स्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। सही कह रहा था, सही कह रहा था। 741 525 एग्जैक्ट। तो बच्चों ओल्ड प्राइसेस भी आ गई हैं और न्यू प्राइसेस भी आ गई हैं। हाँ जी, वो भाई ने कहा है कि सर जी इसको 9/12 करें और इसको 3/12 करें। हाँ जी, ऐसे करेंगे। गूंगे बोलो तो सही। नहीं, के बाद में कर लेंगे 9/12। क्या दर फटे हाली तेरे। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुझे बताया भी होगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, ऑल प्रोडक्ट्स पास थ्रू असेंबलिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, डिटेल ऑफ लेबर कॉस्ट एट ईच डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। अब लेबर का भी कैलकुलेशन करनी पड़नी बच्चों। अल्फा पे कितने घंटे लगते हैं लेबर के? असेंबली के 10 लगते हैं और फिनिशिंग के 15 लगते हैं। अच्छा, असेंबली के बंदों को क्या रेट पे कर रहे हैं? 50। और फिनिशिंग वालों को 40। मुझे बताएं अल्फा पे लेबर का खर्चा कितना है? 500? नहीं, क्या आएगा जी? 1100। बीटा पे? गामा पे? 1220। क्लियर हो गया? अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। FOH आर एस्टिमेटेड एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? तो डायरेक्ट लेबर का 60% लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? तेरा तर्जमा गलत, तेरी मेहरबानी। यही नहीं समझ आना 2 मिनट। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो 60% है फैक्ट्री ओवरहेड, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है 40% फिक्स है। तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ना पहले आप ही सुना कर, तो कहन की देन। हाँ जी,
ये क्या कह रहा है, आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट फंस गया जाके। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या करें, और 60% क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, अच्छा एफर्ट्स का 60% ले तो फिर कौन सी वेरिएबल? वेरिएबल ओवरहेड्स है। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? सारा डाटा जो जो भी इस सवाल में हो सकता था वो सारा कुछ हमने निकाल लिया, कुछ रहता तो नहीं है। अब आ जाओ रेजोल्यूशन, क्या नाम है जिसका? अमेरिका। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से बच्चों, क्या हमने सेल प्राइस रिवाइज निकाली थी? कितनी आई थी? 8,800, 13,200 और 11,000। वर्किंग नंबर 1 में सेल प्राइस लिख लेंगे और उसके साथ बच्चों यूनिट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड सेल रेवेन्यू आ जाएगा अगले साल का। यूनिट्स कहाँ से निकालेंगे वो देखते हैं। क्या बच्चों आपने पिछले साल का डाटा यूज करके बैचेस निकाले हुए हैं कि नहीं निकाले हुए? कितने आए थे? 437.5। फिर उसने कहा था कि जब आप सेल प्राइस बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 2% बैचेस कम सेल होंगे। तो बच्चों 437.5 में से 2% माइनस कर दो, ऐसे ही पीछे कितने बैचेस रह जाएंगे? 428.75। राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, 429 कर लेते हैं। कर लिया? तो यहां से बच्चों अल्फा बीटा गामा की सेल्स यूनिट्स निकल आएंगे, क्योंकि ये तो बैचेस है ना, ठीक है। बैचेस को यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों का सेल मिक्स है आपके पास। सोच लो सोच लो सोच लो। कर लेंगे? हाँ नहीं, तो नहीं आया आंसर। मल्टीप्लाई किया है 17, 15 150 हाँ जी, हो गया। तो बच्चों ये जो रेवेन्यू आया है ये आप अपनी ऊपर वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं, हवाला दे इसका वर्किंग नंबर 1 या 2 जो भी निकाल लिया आपने। उसने ही कहा था ना प्रोडक्ट वाइज,
हर किसी का रेवेन्यू लहदा लहदा निकालें। हाँ जी, हो गया। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 2 समझ आ गई सबको? वर्किंग नंबर 3। अब बच्चों, आपने पूरे साल में अल्फा के 1715 यूनिट बना के बेचने हैं, ऐसी है ना? तो 1715 यूनिट तो तब बेचेंगे ना, पहले बनाएंगे जब। अच्छा, 1715 यूनिट सारे के सारे जनवरी में बना लेंगे? बोलो 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 बोलो। ये 1715 यूनिट एक महीने के हैं या एक साल के हैं? साल के हैं। तो 1715 यूनिट बनाएंगे तो पूरे साल में बनेंगे ना, या जनवरी में बना के वेले हो जाएंगे? पूरे साल में बनेंगे। तो 1715 यूनिट बनाने के लिए आपको कंपोनेंट ए बी सी चाहिए, ऐसी है ना? कंपोनेंट ए बी सी चाहिए। तो बच्चों, पहले 3 महीने तक तो कंपोनेंट ए बी सी पुराने रेट पे मिलेगा, सोचो। और अगले 9 महीनों तक आपको कंपोनेंट ए बी सी नए रेट पे मिलेगा। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो 1715 इंटू 450 इंटू 3/12, फिर 1715 इंटू 517 5 इंटू 9/12। यहां से आपकी अल्फा की टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? कोई आगे सब काम सर? हाँ, नहीं आया?
हाँ जी, यार इस तरह से बच्चों बीटा का भी निकल आएगा और गैमा का भी निकल आएगा। तो वर्किंग नंबर 3 को बच्चों कंप्लीट हो गई। तो ये वर्किंग नंबर 3 में मटेरियल के खर्चे यहाँ पे पुट कर लेंगे। हाँ जी, हो गया। ये बीटा का मटेरियल क्लियर है बच्चों। अब अगला स्यापा कौन सा है? लेबर। लेबर का बच्चों आपने रेट निकाला हुआ अगर आपको याद हो, निकाला हुआ ना। इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना बस। अल्फा बीटा गामा का रेट तो है आपके पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि अल्फा के कितने यूनिट बनाने हैं, बीटा के कितने यूनिट बनाने हैं और गामा के कितने यूनिट बनाने हैं, निकाल सकते हैं। निकाले तेरा शाबाश। अल्फा के बनाने हैं 1715 यूनिट, ऐसी है, ऐसी है ना। तो 1715 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1100 से। करें तेरा शाबाश। मैं क्या बात है बच्चे। हाँ जी, लेबर निकाला सबका, अल्फा बीटा गामा तीनों का। बोलो तो सही। इसको मल्टीप्लाई करना था 1715 से, इसको मल्टीप्लाई करना था 429 से, तो इसको मल्टीप्लाई करना था 858 से। तो बच्चों आपकी लेबर की वैल्यू आ जाएगी। लेबर की वैल्यू समझ आ गई तो। अब आखिरी चीज रह गई है क्या? ये मटेरियल की क्या हमने अल्फा में हाँ, ये गलत है? बताओ भाई। इन दोनों को जमा करो जरा।
से सही निकली यार 858572। चलो जी इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में उसने कुछ कहा था, दोबारा पढ़ लो। अब मुझे वेरिएबल ओवरहेड चाहिए, बताओ कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट लेबर का, फिर उसका 60% लेंगे, यहां तक की बात लगी। डायरेक्ट लेबर का लेंगे 60% और फिर उसका लेंगे 60%। नहीं समझे, नहीं समझे। तो बच्चों डायरेक्ट लेबर तो आपके पास है 1886500 है कि नहीं है, और बोलो तो सही। उसका लेंगे 60% और फिर 60%, तो वेरिएबल एफ आ रहे हैं। तो बोलो तो सही, समझ आ गया सबको। नहीं समझ आया तो बोलो तो सही। क्लियर है। तो बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सेल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नहीं समझ रहे, क्लियर है। ये तो सवाल उनको कुछ पल्ले पे आया कि नहीं, फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे, हैं? ठीक हो गया जी, तो सारी वर्किंग समझ आ गई। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। ठीक हो गया, इसको कर जाके बच्चों रिवाइज करना आपने।